श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनको सादर नमन करता हूं तथा उनकी जयंती पर आयोजित इस चौपाल में आए हुए सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी भाई बहनों को आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में हम सब के लिए यह दिन और भी महत्व का दिन है, क्योंकि आज हम उत्तराखंड राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से हम अपनी व्यवस्थाएं कर पा रहे हैं, अपने विकास के काम कर पा रहे हैं, नए नए कार्यक्रम लागू कर पा रहे हैं। तो उसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको यह राज्य दिया था। उनके प्रधानमंत्री काल में ही उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, जिसके लिए यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के जन जन ने एक लंबा संघर्ष और लंबा आंदोलन किया था। और उस आंदोलन को, यहाँ की मांग को, यहाँ की जरूरत को समझते हुए और उस समय विचार करते हुए हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य बनाया और उत्तराखंड राज्य हमको दिया। और अटल जी ने जो राज्य बनाया, उस राज्य को आगे बढ़ाने का काम, उसको संवारने का काम, उसको विकास की गति देने का काम आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हमने भी संकल्प लिया है कि अटल जी के सपनों का उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हम संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारा संकल्प है उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने का, एक आगे की पंक्ति वाला उत्तराखंड बनाने का। हमारा संकल्प है हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड बने। उसके लिए परिश्रम करना है। इसके लिए हमें प्रदेश के एक एक कोने को विकसित करना है, एक एक कोने को आगे बढ़ाना है, हर क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। तभी हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। हमें अपने मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, रखना होगा। और वो जो मुख्य लक्ष्य है, उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। आप सभी के सहयोग और समर्थन से सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने का जो महायज्ञ हमने शुरू किया है, वो माता पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, शारदा मैया के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से सफल होगा। भाइयों बहनों, मैंने मुख्य सेवक के रूप में अपने प्रत्येक क्षण को, इस कार्य को, एक एक पल को उत्तराखंड राज्य की जन सेवा में, जन कल्याण में और सुशासन के लिए समर्पित किया है। और मैं आगे भी आपकी सेवा के लिए, उत्तराखंड राज्य की सेवा के लिए इसी प्रकार तत्पर रहूंगा। हमारा लक्ष्य भी अंत्योदय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का लक्ष्य अंत्योदय, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे, हमारी सरकार पहुंचे, उसको चरितार्थ करना है। हमारा प्रण भी अंत्योदय है और हमारा पद भी अंत्योदय है। और अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति तक हम रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते जाएंगे, हमारे कदम थमेंगे भी नहीं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रही है। लगातार सतत रूप से नई योजनाओं को बनाने का काम हो रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक कार्य संस्कृति पैदा हुई है कि लोगों को काम करना है, हर किसी को समर्पण भाव से अपनी सेवा देना है। जो अपने अधिकारियों से भी अभी 3 दिन का जो हमने चिंतन शिविर किया था, उस चिंतन शिविर में भी सभी अधिकारियों से हमने कहा है कि 10 से लेकर 5 बजे तक की जो कार्य संस्कृति है, ये कार्य संस्कृति बदलनी होगी। अपने आप को जन सेवा के लिए समर्पित करना होगा। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी योजनाएं देश के अंदर लागू की हैं, वो सारी की सारी योजनाएं आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, गरीब जनता के लिए
जिन भाई बहनों को, हमारे गरीब लोगों को जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, उन योजनाओं को देने का काम किया है। चाहे वो आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो हमारी बहनों के लिए उज्ज्वला योजना हो जिसमें हर किसी को गैस का सिलेंडर देने का काम हो, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो जिसमें घर घर में शौचालय बनाने का काम हुआ है, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक भाई बहन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख के इलाज की गारंटी सुनिश्चित की है। चाहे कोरोना महामारी हो, एक डोज मुफ्त में लगाई गई, दूसरी डोज भी मुफ्त में लगाई गई और तीसरी डोज बूस्टर डोज के रूप में ही मुफ्त में लगाई जा रही है। भाइयों बहनों, अभी कोरोना ही रुका नहीं है। कोरोना महामारी ने फिर से दस्तक दी है। हमने भी ये फिर से इस अभियान को रुकने नहीं देना है। जो कोरोना का हमारा वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ था, वो काम फिर से तेजी से चलेगा। पहले भी हमारी 1 डोज 2 डोज पहले ही लग चुकी है, तीसरी डोज भी लगाई जा रही है और हमने सबसे अनुरोध किया सरकार की तरफ से, हम तीसरी डोज लगाने का काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना थी, गरीब कल्याण अन्न योजना को इस अगले 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 1 साल तक अभी सभी लोगों को जो 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम था, उस योजना को लगातार जारी रखा जाएगा। भाइयों बहनों, आज देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जरा आज हमको पूरे भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर हर भारतवासी के मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान बढ़ी है। एक समय था जब हम दुनिया के देशों के सामने अपने देश की बात भी नहीं कर पाते थे। हमारे देश के प्रतिनिधि जाते थे तो वैश्विक मंचों पर कोई उनको गंभीरता से नहीं लेता था, कोई उनकी बात भी नहीं सुनता था। एक तबका भारत था और 2014 के बाद का भारत ऐसा भारत जो आज समरस भारत है, समर्थ भारत है और शक्तिशाली भारत है और ऐसा भारत जो दुनिया का भी नेतृत्व करने के लिए हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है। आज जब कोरोना महामारी के समय में दुनिया के देश, उनकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही है, भर भरा कर गिर रही है, उनके देश की ग्रोथ रेट कम हो रही है, वहीं भारत की ग्रोथ रेट लगातार जारी है, लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और बढ़ ही नहीं रही है। जहां हम 12वें नंबर पर, 13वें नंबर पर, 15वें नंबर पर देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था में होते थे, आज हम वहां से आगे आकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 5वें नंबर पर आ गए। भाइयों बहनों, ये नया भारत है, ये नया भारत आज जो हमारे दुनिया के G20 के देश हैं, उन G20 के देशों की अध्यक्षता करने का काम, अध्यक्षता का भी जो है नेतृत्व का काम, वह भी भारत को मिल गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मंत्र है लोकल फॉर ग्लोबल, वह तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जो अटल जी सोचते थे, जो उनके स्वप्न थे, उन सारे सपनों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हम सेना की बात करें, एक समय था, आप देखिए, सेना का एक समय होता था कि अगर आतंकवादियों की, जिहादियों की, दूसरे देश के सैनिकों की गोलियां हमारे सैनिकों को लग जाती थी, वो शहीद हो जाते थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते थे। उनको पूछना पड़ता था कि हम गोली का जवाब दें कि न दें। महीनों लग जाते थे, लेकिन गोली का जवाब देने के लिए जवाब नहीं आता था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद आज कोई भी
देश का कोना हो, कोई भी सीमावर्ती क्षेत्र हो, अगर दुश्मन की गोली आती है, आतंकवादी जिहादी की गोली आती है, अलगाववादी गोली आती है, तो भारत की सेना गोली का जवाब गोली से नहीं देती है बल्कि गोलों से देने का काम करती है। यह है नया भारत। अभी अभी हमने देखा तवांग की घटना हो, चाहे गलवान की घटना हो या पुलवामा की घटना हो, हर घटना के बाद इस प्रकार का जवाब भारत की सेना ने दिया है। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कालखंड था, उस कालखंड में भी हमको बहुत अभूतपूर्व रूप से भारत को तमाम प्रकार की योजनाएं मिली है। देश के अंदर संचार की क्रांति का दौर उनके समय में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उनके कालखंड में प्रारंभ हुई। देश के अंदर कोई सैनिक शहीद होते थे, उन शहीदों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके घरों तक पहुंचाकर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को संपन्न करवाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में प्रारंभ हुआ था। और इतना ही नहीं, जो युद्ध हमारी सेना युद्ध के मैदान में जीतती थी, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, उन युद्धों में भारत की सेना ने हमेशा विजयश्री प्राप्त करी, हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। लेकिन जब भी सेना जीतकर आती थी, वो सारे के सारे युद्ध समझौतों की मेज पर हार दिए जाते थे, चाहे वो कोई भी युद्ध रहा हो। पहला युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय का ऐसा है, कारगिल का युद्ध, जिसको सेना ने युद्ध के मैदान में भी जीता और समझौते की मेज पर भी जीतने का काम किया। भाइयों बहनों, आज हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। 1974 के बाद लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन देश के अंदर परमाणु का परीक्षण नहीं हो पाया। वो रुका रहा क्योंकि जितने भी प्रधानमंत्री आए वो हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हमको कैसे काम करना है, हमको किस दिशा में काम करना है, परमाणु का परीक्षण करना है कि नहीं करना है। दुनिया के देशों के सामने झुक जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय भी तय किया कि हम भारत के लोग अब झुकेंगे भी नहीं, रुकेंगे भी नहीं, दबाव में भी नहीं आएंगे, और देश के वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि पोखरण में परीक्षण करिए। उसी का परिणाम है कि आज भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य उस समय में हुए हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ काम कर रही है। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यावरण सुरक्षा एवं आधुनिक विकास के साथ साथ सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष अभियानों को चलाया जा रहा है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए नीतिगत योजनाओं का खाका हम तैयार कर रहे हैं। हमारी विकास की योजनाओं के केंद्र में हमारे युवा हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, और हमारी तो बड़ी संख्या में इस प्रांगण में मैं देख रहा हूं हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें हैं। उनको ध्यान में रखते हुए अभी हमने लखपति योजना प्रारंभ की है, जिससे कि हमारी 1,25,000 बहनों को हम 2025 तक लखपति बनाएंगे। और विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से उनके रोजगार बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जब तक हमारे युवा, किसान और हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक विकसित उत्तराखंड की राह पर सुनिश्चित नहीं होगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही विजन है कि उन्हीं के मार्गदर्शन में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जिस गति से आज हमारे प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है, अभी भाई गणेश मेहर कह रहे थे, इन्होंने उचोली कोट वाला, हमारा केवड़ा नाला और तमाम अभी उल्लेख नहीं किया। अगर उसका उल्लेख भी करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, हमने कम से कम 100 से भी ज्यादा घोषणाएं यहाँ के लिए कर दी इसी विधानसभा क्षेत्र के लिए, और उन सभी पर काम हो रहा है, तेजी से उस पर काम चल रहा है। सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है, सीमाओं को सुरक्षित किया जा रहा है। जिस समर्पण के साथ आज हमारे देव स्थानों को और भव्य बनाया जा रहा है, वह अभूतपूर्व है। आने वाले समय में हमारी पूर्णागिरी मां की जो यात्रा है, वो लोगों के लिए और अच्छी हो, और सरल हो, और सुगम हो, और यहाँ उनके लिए और सुविधाएं हों। और इसके साथ साथ हमारे आसपास के रहने वाले लोगों को, इस क्षेत्र में यात्रा मार्ग में पड़ने वाले लोगों को, सभी के लिए उनका रोजगार भी बढ़े, उनका काम धाम भी बढ़े।
उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। रोपवे की योजना प्रारंभ हो, उसके लिए भी काम हो रहा है। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार का केवल एक ही लक्ष्य है और एक ही सपना है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाना है। और मुझे आशा है कि आप सबके सहयोग से हम इस लक्ष्य को अपने विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ पाने में अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, जब मैं उत्तराखंड को 2025 में हम सब राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे और अपने सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड के सपनों के साकार होते हुए देख रहे होंगे, मुझे प्रसन्नता होगी आज प्रदेश का प्रत्येक नागरिक और विशेष रूप से हमारे एक टनकपुर क्षेत्र के लोग, उचोलीगढ़ क्षेत्र के लोग और विशेषकर हमारे विधानसभा चंपावत के मेरे भाई बहन सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने के हमारे संकल्प की पूर्ति के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य कर रहे हैं। सरकार और प्रदेशवासियों का दृढ़ संकल्प भी श्रद्धेय अटल जी का जो सपना है उसको साकार करेगा और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाएगा। मैं आज के अवसर पर आप सभी का बहुत धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहता हूं कि लगातार हमने तय किया कि हमारा एक पूरा का पूरा विधानसभा क्षेत्र, पूरा का पूरा एक जनपद चंपावत, ये आदर्श जनपद के रूप में जाना जाए। आदर्श जनपद बने, उसके लिए सारे विभाग योजनाएं बना रहे हैं, सारे विभागों के स्तर पर काम चल रहा है, लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार समीक्षा हो रही है और जल्दी ही हम एक बड़ी बैठक चंपावत के अंदर करने वाले आज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको सहायता के रूप में भी मदद की जा रही है। गंभीर रूप से जो लोग घायल, जो लोग बीमार हैं उनको ऋषिकेश, एम्स हो या अन्य स्थानों पर भी यहाँ के जो हमारे दोनों कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, कैंप कार्यालय चंपावत और टनकपुर में काम कर रहे हैं, उनको लगातार उनका उपचार कराया जा रहा है। अटल आवास जो योजना हमारी पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में जिसमें 35,000 की अनुदान राशि दी जाती थी और पर्वतीय क्षेत्रों में 38,500 की अनुदान दिया जाता था, जिसको बढ़ाकर 1,30,000 रुपये कर दिया गया है। और पहले जो वृद्धावस्था की पेंशन थी वह पेंशन भी अब पहले केवल परिवार में एक व्यक्ति को पेंशन मिलती थी। अगर 2 बुजुर्ग होते थे तो दोनों बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, हमने तय किया है कि अब परिवार के अंदर अगर 2 बुजुर्ग हैं तो दोनों ही बुजुर्गों को पेंशन दी जाएगी और इसका सातवां डेट हमने जारी कर दिया है। आपदा यहाँ पर आई थी, उसमें भी जो क्षति हुई थी उनके प्रभावितों को भी अभी तक 43 लाख की राहत राशि का वितरण किया जा चुका है। वर्ष 21-22 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अब तक चंपावत जनपद में 926 आवासों का निर्माण हेतु प्रति परिवार 1,30,000 की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 723 आवासों का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत किया जा रहा है। भाइयों बहनों, जितने भी प्रस्ताव हमारे क्षेत्र से आ रहे हैं उन सभी को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमारे यहाँ पर जितने प्रकार की भी आवश्यकता है उनको क्रमबद्ध रूप से कुछ काम इस साल होंगे, कुछ अगले साल होंगे। जो तत्काल होने वाले काम हैं, मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि सरलीकरण का मंत्र, समाधान का मंत्र और निस्तारण का मंत्र, इसके आधार पर तत्काल मौके पर ही जो उनकी सुनवाई करें और मौके पर ही उनका निस्तारण करें। उसके लिए कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी का चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम इस प्रकार का एक तंत्र विकसित कर रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था बना रहे हैं कि जिसमें बहुत ज्यादा सिफारिशों की आवश्यकता न पड़े, कहीं बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े। अभी हमने 3 दिन का चिंतन शिविर मसूरी में किया था, जिसमें सारे शासन के सभी अधिकारीगण थे, हमारे सारे मंत्रीगण थे। मैंने उन सभी से अनुरोध किया कि आप एकदम दूरस्थ क्षेत्रों में जाइए, चौपाल लगाइए, वहीं पर उनका समाधान करिए। जो हमारे बीडीसी बैठक है, उस बैठकों में सभी अधिकारीगण प्रतिभाग करें, बहुउद्देशीय शिविर लगाएं, तहसील दिवसों पर जाकर प्रतिभाग करें
और जनता की जो समस्या है उनका समाधान करें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस अधिकारी के स्तर की जो समस्या है वो उसी अधिकारी के स्तर से उसका समाधान होना चाहिए। उसके लिए शासन में, जिले में या सचिवालय में जाने की आवश्यकता न पड़े। अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित रूप से ये सुशासन नहीं होगा। सुशासन वो होता है जिसमें आम जनता को सुविधा मिले, आम जनता की समस्या का समाधान हो। सुशासन का मतलब होता है उस प्रदेश में, देश में रहने वाले सारे लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, उनके अनुसार सरकार काम करे, उनके अनुसार शासन और प्रशासन काम करे। यही सुशासन है और यही हमारा ध्येय भी है। मैं आज के अवसर पर आप सभी का पुनः एक बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, मेरे पास शिवराज जी ने, अन्य लोगों ने बहुत सारी यहाँ पर मुझे प्रस्ताव दिए हैं, उन सभी प्रस्तावों को मैं अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित करूंगा। आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए और आज के दिवस की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।